Hello students, welcome to RB Good Ideas. In this section, we are going to discuss all the math formulas of class 9 including with some important charts and tables. हम लोग मैथ्स के सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैथ्स फार्मूला के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी चाहिए ताकि आपको फार्मूलाज रिवाइज करने में आसानी होगी और आपको इधर उधर अलग अलग नोटबुक्स में ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस सेशन में आप सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को जो कि आपके 9th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इनका क्विक रिवीजन कर सकें। इसलिए एग्ज़ाम टाइम में आप इन सारे फार्मूलाज को ज़रूर देख कर जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में आपको 13 फार्मूलाज करने हैं और ये सारे के सारे फार्मूलाज एक्सपोनेंट्स और पावर पर बेस्ड हैं। सबसे पहला फार्मूला है a पर पावर p इंटू a पर पावर q इज इक्वल टू a पर पावर p प्लस q। दूसरा फार्मूला है a पर पावर p अपॉन a पर पावर q इक्वल टू a पर पावर p माइनस q। इस फार्मूला को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और आपको बुक में ये फार्मूला मिलता भी है, a पर पावर p डिवाइडेड a पर पावर q इज इक्वल टू a पर पावर p माइनस q। तीसरा फार्मूला है a पर पावर p ब्रैकेट के अंदर बंद पावर q इज इक्वल टू a पर पावर p इंटू q, यानी p वाले पावर को और q वाले पावर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे पावर के ही फॉर्म में। चौथा फॉर्मूला है a पर पावर p इंटू b पर पावर p इज इक्वल टू a इंटू b पर पावर p। इस फॉर्मूला के अंदर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन कर देंगे। पांचवा फॉर्मूला है a पर पावर माइनस p इज इक्वल टू 1 अपॉन a पर पावर p, यानी अगर आपके फार्मूला में निगेटिव पावर दिया हुआ है तो आप उसको अपॉन के नीचे लिख देंगे, बटे के निशान के नीचे लिख देंगे और ऊपर में 1 लिख देंगे, जिससे आपके पावर का निगेटिव साइन उड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। a पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। जिस भी बेस के ऊपर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। सातवां फॉर्मूला है a पर पावर 1 इक्वल टू a, यानी जिसके ऊपर भी 1 का पावर होता है उससे वैल्यू चेंज नहीं होता है और वो सेम बेस वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है और पावर को हाइड कर दिया जाता है। आठवां फार्मूला है रूट a इंटू b इज इक्वल टू रूट a इंटू रूट b। 9th फार्मूला है रूट a अपॉन b इज इक्वल टू रूट a बाई रूट b। 10th फार्मूला है रूट a प्लस रूट b ब्रैकेट के अंदर बंद, फिर रूट a माइनस रूट b ब्रैकेट के अंदर बंद इज इक्वल टू a माइनस b। 11th फार्मूला है a प्लस रूट b ब्रैकेट के अंदर बंद a माइनस रूट b ब्रैकेट के अंदर बंद इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। 12th फार्मूला है ब्रैकेट के अंदर बंद है रूट a प्लस रूट b, फिर ब्रैकेट के अंदर बंद है रूट c प्लस रूट d इज इक्वल टू रूट ac प्लस रूट ad प्लस रूट bc प्लस रूट bd। और इस चैप्टर का 13th फार्मूला है रूट a प्लस रूट b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 रूट ab प्लस b। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर के अंदर आपके लिए 9th फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे फार्मूलाज को आपने प्रीवियस क्लासेस में 6 में 7 में 8 में पढ़ा है, लेकिन अब आपको इन फार्मूलाज को 9th में भी पढ़ना है। वैसे भी पॉलिनोमियल्स के अंदर जितने फार्मूलाज हैं वो सब के सब जनरली अलजेब्रा से बेस्ड हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा की ही एक ब्रांच है। इसलिए इन फार्मूलाज को आपको मैक्सिमम 10th तक तो हर हाल में पढ़ना है और ये सारे के सारे फार्मूलाज बेसिक हैं, इसलिए आगे भी आपको क्लासेस में चलते रहते हैं।
पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन द होल यानी ब्रैकेट में बंद और ए माइनस बी ब्रैकेट में बंद। चौथा वाला जो फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला जो है, ये डिवीजन फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसको कहते हैं? जिसे हम डिवाइड करते हैं। डिवीजर किसको कहते हैं? जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। कोशेंट किसको कहते हैं? डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम कोशेंट कहते हैं। रिमाइंडर किसको कहते हैं? डिवाइड करने के बाद नीचे में जो नंबर बची रह जाती है और डिवाइड नहीं होती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है। इसे आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। px जो है वो डिविडेंड है, gx जो है वो डिवीज़र है, qx जो है वो कोशेंट है और rx जो है वो रिमाइंडर है। इसका मतलब ये हो गया, px का मतलब हो गया जिस नंबर को या जिस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर रहे हैं। gx का मतलब हो गया जिस नंबर से या जिस एक्सप्रेशन से आप पॉलिनोमियल को या एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं। qx का मतलब हो गया कि डिवाइड करने के बाद एक्सप्रेशन को आपका जो आंसर आएगा वो qx कहलाएगा और rx का मतलब हो गया एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो rx कहलाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा हुआ है इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो x के फॉर्म में है। अगर एक्सप्रेशन y के फॉर्म में होता तो यहाँ पर फॉर्मूला में ब्रैकेट में x के बदले में y होगा। अगर एक्सप्रेशन z के फॉर्म में होगा तो ब्रैकेट में यहाँ पर x के बदले में z लिखा हुआ होगा। फिफ्थ फॉर्मूला है x प्लस a ब्रैकेट में बंद x प्लस b ब्रैकेट में बंद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट में बंद मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ए बी, यानी कि ए और बी को पहले जोड़ देंगे और उसके बाद उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिक्स्थ फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सेवंथ फॉर्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई बंद। इट मीन्स 3xy मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई इन दी होल। इस फॉर्मूला को आप ज़रूरत पड़ने पर एक्सपैंड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। एट्थ फॉर्मूला है x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई बंद। इस फार्मूला को आप लोग ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। और इस चैप्टर का लास्ट और 9th फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में बंद, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगला चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनको दे दिया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक बेसिक चार्ट जो है उसको दे दिया है। तो पॉइंट नंबर 1 है, इफ़ x नॉट इक्वल टू y then
एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। मतलब ये हुआ कि अगर आपको जो वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अगर उसमें से एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है तो फिर एक्स वाई या वाई एक्स ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। यानी एक्स को पहले लिखें और वाई को बाद में लिखें और वो जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका आंसर वाई को पहले लिखने और एक्स को बाद में लिखने के इक्वल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है इफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स के कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू और वाई के कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू अगर आपस में इक्वल होंगे तो फिर ऐसे में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा। यानी एक्स वाई को आप पहले लिख दीजिए या वाई एक्स को पहले लिख दीजिए, दोनों वैल्यू सेम टू सेम होंगे, कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। मान लीजिए एक्स का वैल्यू भी 2 है और वाई का वैल्यू भी 2 है तो एक्स वाई का वैल्यू भी 2 2 होगा और वाई एक्स का भी वैल्यू 2 2 होगा। लेकिन पहले वाले पॉइंट में अगर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है तो आप सोचिए कि क्या 2 3 वो इक्वल होगा 3 2 के? नहीं होगा इक्वल। तो यही था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे में। तो तीसरा वाला जो है वो एक इंपॉर्टेंट और बेसिक चार्ट है। इस चार्ट में मैंने 3 पार्ट में बांटा, पहला तो क्वाड्रेंट, दूसरा x कोऑर्डिनेट और तीसरा y कोऑर्डिनेट। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? ग्राफ पेपर को हम लोग एक्स और वाई लाइन से 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो ये जो 4 हिस्से बनते हैं या जो कटकर तैयार होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट्स को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, यानी हम लोग जाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट में पहले ऊपर वाले को, फिर लेफ्ट में ऊपर वाले को, फिर लेफ्ट में नीचे वाले को और फिर जो है राइट में नीचे वाले को हम लोग लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनके वैल्यू जो होंगे वो किस में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। y का कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू निगेटिव होगा जबकि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, y का कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। अब हम लोग चलेंगे यूनिट 12 में हेरोन्स फार्मूला में। इसके बीच के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। उनको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनमें या तो फार्मूलाज नहीं हैं या फिर जो फार्मूलाज हैं उनका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है या फिर वो ज्योमेट्री सेक्शन के हैं। ज्योमेट्री सेक्शन से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं इसमें फार्मूलाज में उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हेरोन्स फार्मूला में। हेरोन्स फार्मूला में आपको सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बाद इस चैप्टर में हेरोन्स फार्मूला स्पेशलाइज फॉर्म में आप लोगों को 9th में आया है। वैसे इससे पहले इसका यूज 8th क्लास में भी है, लेकिन इसमें जो चैप्टर जो दिया गया है हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड उसमें जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में उनका लेवल थोड़ा अच्छा है। हेरोन्स फार्मूला एक्चुअल में कभी भी अकेला नहीं चलता है, इसमें 2 फार्मूलाज एक साथ चलते हैं। ये दोनों फार्मूलाज आपस में मिलकर के यूनिट बनते हैं। हेरोन्स फार्मूला का यूज हम लोग उस जगह पर करते हैं जब किसी ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना हो और उस ट्रायंगल के तीनों साइड की जानकारी आपको पहले से हो या क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो हेरोन्स फार्मूला का पहला पॉइंट है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। इसका मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ, इट मींस सेमी पेरीमीटर। A का मतलब हुआ ट्रायंगल की पहली साइड, B का मतलब हुआ ट्रायंगल की दूसरी साइड और C का मतलब हुआ ट्रायंगल के तीसरे साइड की वैल्यू। तीनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसी यूनिट में दूसरा जो यूज होता है फॉर्मूला का वो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू S
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर स्क्वायर रूट। यानी इस फॉर्मूला को जब भी आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप पहला स्टेप लेंगे यानी एस निकालेंगे, उसके बाद ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायंगल में जो सवाल जो दिया रहता है उसमें ट्रायंगल का वैल्यू जो है उसकी तीनों साइड नहीं दी हुई रहती है, सेमी पेरीमीटर भी दिया हुआ हो सकता है। तो जब सेमी पेरीमीटर दिया हुआ होगा तो पहले वाले स्टेप का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ एस इक्वल टू जो सेमी पेरीमीटर दिया हुआ उसकी वैल्यू लिख देंगे। और किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड नहीं दी हुई है, सिर्फ आपको वहां पर जो है पेरीमीटर दिया हुआ। अब आपको ऐसे में एस निकालना होगा तो आप लोग वहां पर लिखेंगे एस इक्वल टू पी बाई 2 और जो ट्रायंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पेरीमीटर का हाफ यानी सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूलाज में। राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको दो तरह के फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। पहला, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप उसको कैसे निकालेंगे, b प्लस एच प्लस डी। b का मतलब हो गया बेस, h का मतलब हो गया हाइट और d का मतलब हो गया यहां पर हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला भी बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम लोग चलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। आइसोसेलेस का मतलब हुआ वैसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यहां पर है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इट मीन्स ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल्ड भी है। इट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस यानी हाइट और बेस दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसमें भी दो फॉर्मूला है। पहला पेरीमीटर, इसका अगर निकालना होगा तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस ए इंटू √2। दूसरा फॉर्मूला इसका एरिया निकालने का जो है वो है 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब हो गया इक्वल साइड। अब हम लोग चलेंगे स्क्वायर में। स्क्वायर में आप लोगों को दो फॉर्मूला पढ़ना है। पहला पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर के स्क्वायर का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर के वो होता है 4 इंटू ए यानी 4 इंटू साइड, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। इट मीन्स साइड स्क्वायर। इसको आप लोग साइड इंटू साइड भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम टू सेम आता है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी हम लोगों को दो फॉर्मूला पढ़ना है 9th क्लास में जिनका यूज होगा कहीं कहीं पर। पहला है पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख करके यूज कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी। ए का मतलब हो गया यहां पर लेंथ और बी का मतलब हो गया यहां पर बी, यानी एल लिखे या ए लिखे बात एक ही है। और बी का मतलब ब्रेथ। दूसरा फॉर्मूला है एरिया निकालने का रेक्टेंगल का, वो है एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। पैरेललोग्राम में भी आप लोगों को 9th क्लास में दो फॉर्मूला देखना है। पहला पेरीमीटर का, तो पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूला के बिल्कुल सेम टू सेम होता है, यानी वही 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी या फिर 2a प्लस 2b। और इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का वो बिल्कुल इजी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट या फिर b इंटू एच। और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें यानी लिख दें b इंटू एच बाई 2 या आप इसको लिख दें 1/2 इंटू b इंटू एच, तो फिर वो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। यानी पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूला को 2 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो हम लोगों को ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मिल जाता है। अब हम लोग चल रहे हैं रोम्बस में। रोम्बस में पहला फॉर्मूला है रोम्बस की साइड निकालने का फॉर्मूला। तो साइड निकालने का जो पहला फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। यहां पर d1 का मतलब हो गया पहला डायगोनल और d2 का मतलब हो गया सेकंड डायगोनल। सेकंड फॉर्मूला है रोम्बस के पेरीमीटर का फॉर्मूला। इट इज इक्वल टू 2 इंटू
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, यानी पहले वाले डायगोनल का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे वाले डायगोनल का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे रोम्बस का पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर रोम्बस के दोनों डायगोनल्स आपको दिए हुए हैं तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब हम लोग चल रहे हैं क्वाड्रिलैटरल में। क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड होती है। पहली साइड को A बोलेंगे, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D। इसलिए पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2, यानी चारों साइड के वैल्यू को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसका जो क्वाड्रिलैटरल का अगर आपको चारों साइड दिया हुआ है तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल जो है वो हेरोन्स फॉर्मूला से मिलता जुलता है। आप देखेंगे इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला भी जो है वो कितना मिलता जुलता है, और यहाँ पर जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी अंडर स्क्वायर रूट। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये पेरीमीटर नहीं है, एक्चुअल में ये सेमी पेरीमीटर है। 10th फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल विथ 2 डायगोनल्स, यानी कोई भी क्वाड्रिलैटरल आपको दिया हुआ है लेकिन अगर उसके दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं तो आप उसके एरिया को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2। और उसके बाद 11th फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल विथ ए डायगोनल एंड 2 हाइट्स, यानी कि आपको एक ही डायगोनल दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में उसके साथ साथ दूसरे डायगोनल का तो वैल्यू नहीं दिया गया, बदले में जो है डायगोनल के ऊपर फॉल करने वाली गिरने वाली दोनों हाइट का वैल्यू दे दिया गया है। तो फिर हम लोग वहां पर कैसे जो है एरिया निकालते हैं, वो है इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। 1/2 जो फॉर्मूले का वैल्यू है, d का मतलब डायगोनल, h1 का मतलब पहली हाइट और h2 का मतलब दूसरी हाइट। लॉकडाउन के कारण सारी फैमिलीज अपने अपने घरों में बंद हैं और उनके बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, इसलिए थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है। आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और मेरी दिक्कत को भी फील कर रहे होंगे। खैर, अब हम लोग चलते हैं यूनिट 13 में, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के अंदर आपको सॉलिड फिगर्स का एरिया निकालना होता है और वॉल्यूम निकालना होता है। याद रखिए, सॉलिड फिगर किसको कहते हैं? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम लोग सॉलिड फिगर्स कहते हैं। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है किसी ना किसी फॉर्म में, और तब ऐसे में इनका एरिया भी निकाला जाता है। वो जो एरिया होता है वो हमेशा सरफेस एरिया होता है और उसके अलावा उनका वॉल्यूम भी निकाला जाता है। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, जो भी सॉलिड फिगर होगी, 3 डायमेंशनल फिगर्स होगी, सिर्फ उनका ही वॉल्यूम निकलता है। 2 डायमेंशनल फिगर्स का, प्लेन फिगर्स का जो होता है उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, उसमें सिर्फ एरिया होता है और पेरीमीटर होता है। जबकि 3 डायमेंशनल फिगर्स में, जबकि सॉलिड फिगर्स में, जबकि क्यूबिड में या जो है क्यूब में या सिलेंडर में, कोन में या फ्रस्टम में, इन सब चीज़ों में वॉल्यूम भी होता है, सरफेस एरिया भी होता है और इसके अलावा एक तरह का उसमें पेरीमीटर भी यानी लेंथ ऑफ एज भी किसी स्पेशल जो है वो सॉलिड फिगर में निकाला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्यूबिड को देखेंगे। क्यूबिड में आप लोगों के लिए पहला फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, इट इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर बंद है L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच ब्रैकेट में बंद। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ और H का मतलब हाइट। दूसरा फॉर्मूला जो है इसमें वो है लैटरल सरफेस एरिया, इट इज इक्वल टू 2 इंटू H इंटू
ब्रैकेट में L प्लस बी बंद। तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबिड में दो तरह के फॉर्मूला होते हैं। जब आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है तब आप निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच करके, और मान लीजिए सिर्फ आपको दिया हुआ है बेस एरिया और आपको दिया हुआ है हाइट, और तब आपको क्यूबिड का जो वॉल्यूम निकालना होगा तो वो आप निकालेंगे बेस एरिया इंटू हाइट, यानी बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके भी हम लोग क्यूबिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्यूबिड के डायगोनल का फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। और फिर जो हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बतलाया था कि किसी स्पेशल फिगर में आपको एक तरह का पेरीमीटर भी निकालना होता है। तो लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस जो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्यूबिड का पेरीमीटर ही होता है। इसका फॉर्मूला है 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी प्लस एच, यानी लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू को हम लोग प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे और 4 से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्यूबिड के 12 एजेस की पूरी लेंथ मिल जाएगी, जो कि पेरीमीटर ही होगी। याद रखिए एजेस का मतलब हो गया यहाँ पर क्यूबिड की लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई। क्यूब का पहला फॉर्मूला है सरफेस एरिया, इट इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है लैटरल सरफेस एरिया का, इट इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स 4 इंटू साइड स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है क्यूब का वॉल्यूम का, इट इज इक्वल टू ए क्यूब, इट मीन्स साइड क्यूब। कहीं कहीं पर आप लोग इसको एज क्यूब भी देखते होंगे, बुक में मिलता है, तो उसका भी मतलब सेम है। क्यूब का चौथा फॉर्मूला है डायगोनल निकालने का, इट इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई ए, √3a, इट मीन्स √3 इंटू ए। साइड को, एज के वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब का डायगोनल कैलकुलेट हो जाएगा, निकल जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं सिलेंडर में। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, इट मीन्स 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। आर का मतलब हो गया रेडियस, एच का मतलब हो गया हाइट और पाई का मतलब हो गया पाई का वैल्यू। जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ना कहा जाए, आपको हमेशा पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। जब अगर आपको कहीं पर पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन में स्पेशली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे दिया जाएगा और लिख दिया जाता है टेक पाई इक्वल टू 3.14। टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। यानी चलिए पहला फॉर्मूला है इसका स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट को हम लोग एल से शो करते हैं, इसका सिंबल है एल। स्लैंट हाइट तिरछी होती है, इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। दूसरा फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट में आप लोग CSA भी लिखते हैं, इट इज इक्वल टू पाई आर एल, इट मीन्स पाई इंटू आर इंटू एल। आर का मतलब रेडियस, एल का मतलब स्लैंट हाइट। तीसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया, इट इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और चौथा फॉर्मूला है कोन के वॉल्यूम का, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सिलेंडर के वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो कोन का वॉल्यूम निकलेगा। स्फीयर का पहला फॉर्मूला हम लोगों का सरफेस एरिया का, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब हो गया रेडियस, रेडियस के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला है स्फीयर के वॉल्यूम का, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई के वैल्यू से, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग स्फीयर के रेडियस के क्यूब से। तो इस तरह से सब कुछ करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो स्फीयर का वॉल्यूम होगा। थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल।
ये एक अलग से मैंने दे दिया है। यहाँ पर शेल का मतलब होता है खोखला गोला, जो अंदर से खोखला है। स्फेरिकल शेल है तो गोला लेकिन अंदर से खोखला है। उसका वॉल्यूम अगर आपको निकालना होगा तो आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इट इज इक्वल टू 4/3 पाई ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर आर क्यूब माइनस स्मॉलर आर क्यूब। ग्रेटर आर का मतलब हो गया आउटर रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, और स्मॉलर आर का मतलब हो गया इंटरनल रेडियस, छोटी वाली रेडियस। दिया सर्किल में भी आप लोगों को 3 फॉर्मूला यूज करना है। पहला है एरिया ऑफ सर्किल, ये है पाई आर स्क्वायर। दूसरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये है 2 पाई आर। और तीसरा फॉर्मूला सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, यानी सर्किल का हाफ। तो सेमी सर्किल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा स्पेशल है, इसको ध्यान रखना, पाई आर प्लस 2r। अब है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हो गया स्फीयर का हाफ, यानी गोले को बीच से हाफ कर दें तो जो फिगर हमको, जो सॉलिड फिगर हमको, जो 3 डायमेंशनल फिगर हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं। इसमें आपको 3 फॉर्मूला पढ़ना है। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है हेमिस्फीयर के, इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अब हम लोग चल रहे हैं यूनिट 14 में, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। इसमें हम लोगों का पहला फॉर्मूला है क्लास मार्क का। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, और इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। किसी भी क्लास इंटरवल में 2 लिमिट होती है, एक आगे, फिर बीच में एक डैश होता है, फिर उसके पीछे वाली वैल्यू। आगे वाली जो वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की, और पीछे वाली जो वैल्यू होती है वो अपर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की। दोनों को आप ऐड कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कैलकुलेट हो जाता है। तो मीन का जो पहला फॉर्मूला है वो है एक्स बार। देखिए एक्स के ऊपर में एक लाइन के जैसा, डैश के जैसा दिया हुआ है, उसको हम लोग बार कहते हैं, एक्स बार, या आप लोग बोलचाल के लैंग्वेज में इसको एक्स डैश भी कह सकते हैं। इट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n। एक्स का मतलब हो गया जो डाटा वहां पर दिया हुआ है, सपोज दैट 1 2 3 5 7, ये सब जितने भी डाटाज दिए हुए हैं इनको हम लोग x1 x2 x3 etc कहते हैं, डिवाइडेड बाय n। n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ डाटाज। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ आपको, उसमें 25 डाटा है तो n इज इक्वल टू 25 होगा। तो ये हो गया एक इजी फार्मूला। लेकिन इसको जब हम लोग पूरी तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये जो नंबर 1 फार्मूला जो है उसी को यहाँ पर हम लोग जो है वो थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में नंबर 2 में लिख रहे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा n i इक्वल टू 1 xi डिवाइडेड बाई n। थर्ड जो है वो भी मीन का ही फॉर्मूला है। ये वैसे फॉर्मूले, वैसे क्वेश्चन में ऐड होगा जब आपको मीन निकालने के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो टेबुलर फॉर्म है। मीन निकालने के लिए 9th क्लास में आपको 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में और एक नॉन टेबुलर फॉर्म में। तो मीन का जो पहला फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है ये नॉन टेबुलर फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए यूज होगा, और ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ये वैसे क्वेश्चंस के लिए यूज होगा जिसमें के क्वेश्चन के अंदर जो भी डाटाज दिए हुए हैं वो टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहां पर हम लोग जो है मीन का फॉर्मूला जो लिखेंगे वो है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब क्लास मार्क, यानी फ्रीक्वेंसी और उसके सामने आने वाली क्लास मार्क को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे, और फिर अपॉन के नीचे मैंने लिखा है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब हुआ टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी से टोटल एफ इंटू एक्स के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा।
नाइन्थ क्लास में जो आपको मीडियन निकालना वो इजी फॉर्मेट में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दो तरह से मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। नाइन्थ क्लास में जो आपको मीडियन आएगा उसके जो क्वेश्चन होंगे वो रॉ डाटा में होंगे, यानी कि नॉन टेबुलर फॉर्म में होंगे। सिर्फ एक लाइन में या दो लाइन में कॉमा दे देकर क्वेश्चन का वैल्यू लिखा हुआ होगा और आपको मीडियन निकालना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए जो डाटा आपको दिया हुआ होगा उसको पहले आपको एरे में सजाना होगा। इट मीन्स आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। पहले छोटे वैल्यू को लिखना होगा, फिर उससे बड़े वैल्यू को लिखना होगा और उसके बाद जाकर के जो है आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना। तो याद रखना, आपको जो क्वेश्चन वहाँ पर दिए हुए होंगे, जो डाटा दिए हुए रहते हैं, उनको हम लोग एक लैंग्वेज में ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इट मीन्स डाटा बोलिए या ऑब्जर्वेशन बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। अब जो डाटा दिए हुए होंगे वहाँ पर उनकी जो संख्या होगी वो ऑड होगी। फॉर एग्जांपल 7 डाटा दिए हुए हैं, 9 डाटा दिए हुए हैं, 35 डाटाज दिए हुए हैं, तो ये सारे के सारे जो डाटाज हैं ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ऑड है। तो फिर यहाँ पर मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो है n+1/2 टर्म, यानी कि जितने डाटा दिए हुए हैं सबसे पहले आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, उनकी जितनी वैल्यू थी उसको लिखा, प्लस उनके साथ 1 जोड़ा और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया। जो आंसर आ गया वही टर्म जो है वो आपका मीडियन होगा। फॉर एग्जांपल आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 15 टर्म थे, आपने उनको असेंडिंग टर्म ऑर्डर में सजाया। असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेने के बाद टोटल टर्म है 15, 15 में 1 आपने जोड़ दिया तो हो गया 16, 16 से को जो है आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका वैल्यू आया 8th टर्म। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो आपने क्वेश्चन सजाया है उसमें आप गिनेंगे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8th। जो 8th टर्म आपका आ गया उसको आपने पेन से मार्क कर दिया और वही आपका जो है मीडियन हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड फॉर्मूला में। कई बार ऐसा होगा कि जो ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है या जो डाटाज आपको दिए गए वो इवन नंबर में है। फॉर एग्जांपल जो डाटा दिए हुए हैं वो 16 पीस हैं या फिर 30 पीस हैं या फिर 10 पीस हैं, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसको भी आपको उसी तरह से फॉलो करना, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ सजाएंगे। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला निकालेंगे, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। यानी मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 12 डाटा दिए हुए, 12 ऑब्जर्वेशन दिए हुए, आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाया। n का वैल्यू हो गया 12, उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 6th टर्म। 2 से 12 6 बार में कट गया। 6th टर्म के बाद n/2 प्लस 1 है, इसका मतलब 6 प्लस 1 यानी 7th टर्म। 6th टर्म जो आपका आया, आपने उसको पेन से क्वेश्चन में जो आपने एरे में सजाया है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, उसको मार्क कर दिया। उसके बाद आने वाला जो 7th टर्म है उसको भी मार्क कर दिया। फिर दोनों वैल्यू को लिखा, उसको प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका मीडियन निकल जाएगा। अब है मोड का फॉर्मूला। बिल्कुल इजी मोड का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है 9th क्लास में। मोड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपको जो मोड का जो क्वेश्चन आएगा 9th क्लास में वो रॉ डाटा के फॉर्म में होगा, नॉन टेबुलर फॉर्म में होगा। आपको इसमें मोड निकालने के लिए कहा जाएगा, सबसे पहले आप इसको एरे में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। मान लेते हैं आपने जो अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में तो उसमें 4 का वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 1 आ रहा है 2 बार, 0 आ रहा है 3 बार या फिर 2 आ रहा है 2 बार, लेकिन 4 जो आ रहा है वो आ रहा है 7 बार। तो इस क्वेश्चन में मोड का वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो 7 बार आ रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं यूनिट 15 में प्रोबेबिलिटी। ये आपकी 9th क्लास की मैथ का लास्ट चैप्टर है। इसमें आप लोगों को जो पहला फॉर्मूला पढ़ना है वो है PE। P का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी का सिंबल और E का मतलब हो गया इवेंट। प्रोबेबिलिटी कहते किसको है? किसी भी घटना के होने, किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं, क्या संभावना है, उसी को मैथ की लैंग्वेज में
प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। जो फेवर में हैं, जो सपोर्ट में आने वाले हैं, ये घटना होगी, उसका जो वैल्यू है वो ऊपर में लिखेंगे और टोटल वैल्यू को नीचे लिखेंगे और इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्वाइन को टॉस किया, अब उसमें हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। हेड भी एक बार है और टेल भी एक बार है। तो आप चाहते हैं कि आपको हेड आए। आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, आपने टॉस किया, आपने बोला हेड, तो आपको चाहिए हेड। फेवरेबल आउटकम हेड है जो कि एक बार है, लेकिन उस क्वाइन के अंदर टोटल 2 आउटकम्स हैं, हेड भी है और टेल भी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हेड के आने की वो होगी 1/2, यानी फेवरेबल आउटकम हेड 1 वो ऊपर लिखाएगा और टोटल आउटकम यानी हेड और टेल दोनों यानी 2 वो अपॉन के नीचे लिखाएगा 1/2। किसी क्वेश्चन के अंदर आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या निकालेंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए क्वेश्चन इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेट करने के, उन सबको जोड़ने पर 1 ही आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है। और किसी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जो घटना नहीं घट सकती है, जो इवेंट हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई घटना बिल्कुल घटनी है, होना ही है, संडे के बाद मंडे होना ही है, दिन के बाद रात होना ही है, तो ये सर्टेन इवेंट है। तो सर्टेन इवेंट जो होती है, जो घटना होकर रहेगी, जो इवेंट होकर रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 5वां पॉइंट है probability of an event can be equal to PE greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1.08, 1.2 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब हम लोग चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स में, जिसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे वॉल्यूम यूनिट कन्वर्शन के टेबल को। 1 क्यूब सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर और इट इज इक्वल टू 1000 क्यूब मिलीमीटर, जिसे आप लोग 1000 मिलीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 क्यूब सेंटीमीटर। 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 10⁶ क्यूब सेंटीमीटर और 1000 लीटर। इस सारे जो टेबल के अंदर जो वैल्यू दिए हुए हैं, इसका यूज आपको वॉल्यूम से रिलेटेड चैप्टर में होगा। 1 क्यूब डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूब सेंटीमीटर या 1 क्यूब डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। यूनिट कन्वर्शन से रिलेटेड ये दूसरा टेबल है और इसका यूज़ जनरली एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चन में होता है। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर और इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इट इज़ इक्वल टू 100 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर डेसीमीटर और 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 डेका स्क्वायर मीटर और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। और इसी में लास्ट है एक 1 एयर, एयर से भी रिलेटेड कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है। 1 एयर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह हमारे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिवाइज हो चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। आप इन फार्मूलाज को चैप्टर वाइज याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 9 मैथ के ज्योमेट्री पोर्शन पर बनाऊंगा। इस सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।